ये बंदी हो गया क्या एसी? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड दिस अमेजिंग बैच लक्ष्य जेई 1.0 12वीं कक्षा, 12वीं का इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा बैच। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। ले आइए आ जाइए सब लोग। थोड़ा ऊपर कर दे इसी कोई, बस एक बार कंट्रोल माइनस कर दो। बहुत बढ़िया, चलिए जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कैसे हैं आप सब लोग? कल जैसा कि आप जानते हैं हर एक जेई एस्पिरेंट के जर्नी का सबसे बड़ा दिन था, दैट इज जेई एडवांस था कल 2024। ठीक है, एक बार कुछ झलकी देखना चाहोगे क्या? मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग कोटा पढ़ रहे थे तो एज ए जब पेपर होता था, मतलब जब आप मैंने तो ड्रॉप भी लिया, तो मैंने तो 3 पेपर के सीजन देखे। तो जब भी पेपर होता था भाई, पेपर पता करते हैं क्या सवाल आए हैं, पूछ देखते हैं कि उसमें यार जो अभी जो हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं उसके जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो अब मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, है ना? तो इस टाइप की एक्साइटमेंट आपको शो करनी चाहिए थी, बिकॉज अगले साल इसी वक्त बारी आपकी है। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? और बाकी मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं। कल कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और कुछ बच्चे बहुत खुश थे। वो जो 4 साल का पेन, सॉरी 2 साल का पेन या 1 साल का, जो भी ड्रॉपर थे, 1 साल का पेन, दुख, समस्याएं, पीड़ा जो भी उन्होंने झेली है, कल वो स्माइल में कन्वर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। माथे पर यहां पर कोई शिकस्त नहीं थी। बोले सर पेपर बढ़िया गया है। मैं कहूं वाह यार। समझ में आएंगे नहीं समझ में? पेपर फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिक्स पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ी आसान आई थी, थोड़ी आसान। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो डजंट मीन कि बहुत ज्यादा आसान थी पिछले सालों के कंपैरिजन में, बट यस अभी भी वो देखो भैया, एडवांस का पेपर है तो तगड़ा तो रहेगा ही, किसी ना किसी एंगल से तगड़ा रहेगा। कैलकुलेशन करवाएंगे, आपको सुचवाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, और अपीयरेंस वाइज सवाल को डिफिकल्ट बनाएंगे। समझ में आया? है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जेई एडवांस 2024 का पेपर मैं कुछ सवाल आपके सामने लेके आया हूं, बिकॉज सारे सवाल तो लेके आऊंगा तो तुम्हारा क्या दिमाग उस तरफ चलने लगेगा कि अरे यार सर ये कैसे होगा। जितना आपने पढ़ लिया है, एक सवाल मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी लाया हूं, बिकॉज आपको बोला गया था कि ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 11th की बैकलॉग कवर कीजिए। फिर उसके बाद में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। समझ में आएंगे नहीं समझ में? लॉग वाला अभी नहीं लाया हूं, लॉग वाला क्वेश्चन अभी नहीं लाया हूं। कुछ लोगों ने कल जेई एडवांस का डिस्कशन देखा होगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हम एंजॉय करते हैं, तो आप लोग सेलिब्रेशन देखने वहां भी आते हो। अच्छी बात है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने टीचर्स को परफॉर्म करते हुए देखना चाहिए। जब 4 साल दमदाल का सेलिब्रेशन था तब आपने देखा था कि सभी लोग गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको। बट जब अगले दिन सेम उसी टाइम फ्रेम पे जेई एडवांस का डिस्कशन था तो भी आपको आना चाहिए था ना भाई। ये तो आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी ना। समझ में आया कि सर हम तो अगले, अरे भाई इस साल क्या पूछा गया है, क्या कहां पर कौन सा थॉट प्रोसेस पे हिट किया है, वो कौन जानेगा? समझ में आएगी नहीं समझ में? हाँ, तो वो आपने गोलगप्पे पानी पूरी मोमोज वाला खेल देखा था, तो कल वाला क्यों नहीं देखा? कल भी तो हम लोग ही आए हुए थे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो कुछ सवाल पेपर 1 के जो आप अभी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा जी सवाल एज इट इज। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर निकालना है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर जानना चाहते हैं कि जेई एडवांस क्या हमसे सोचने के लिए मजबूर करता है, तो इनमें से किसी भी सवाल का सॉल्यूशन मत देखिएगा प्लीज। ठीक है, आप मुझे एक चीज प्रॉमिस करें कि सर ये सवाल हम एज इट इज आज वरना करने को तो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। नहीं, आप इन सवालों को घर पे लेके जाइए, इनके साथ टाइम बिताइए, अपना आंसर निकाल के लाइए प्लीज। जो हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो उसमें स्टॉपिंग पॉइंट नोट कर लेना अपना कि मैं यहां रुक गया, मैं यहां रुक गई, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पाया, इसके आगे मैं नहीं सोच पा रही, तो वो पॉइंट जरूर लिख लेना। दिस इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मैंने आपको दिया, बहुत ही आसान सवाल। दिस इज सेकंड, ये सेट थ्योरी का सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज वाइज जिसको बोलते हैं ना, समझ में? अब आपको शायद ये फील आ जाएगी कि मैं सवाल क्लास के अंदर आकर हाथ से क्यों नहीं लिखता, क्योंकि अगर मुझे ये बात आपको मुंह से बोल के बतानी हो ना, तो ये सवाल तुम आप बोलोगे तो साइड में हो ना,
सवाल पढ़ो ही मत। मैं अगर आपको मुंह से बोल के बताऊं कि ये क्या पूछ रहा है तो टिक 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 हो जाएगा तुम्हारा। बट यस, आपको ये खुद समझना है कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। एंड प्रॉमिस मी कि आप इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अब ये जो भी लोग बी ए लिख रहे हैं ये सब फर्जी बातें हैं। सर मैट्रिक्स का सवाल, जो कि हमने क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं कि वो बोल रहा है कि ABCD, यहां पर ABCDE है, 0 और 1 एलिमेंट अपनी वैल्यू ले सकता है, इसकी रिटर्न वैल्यू 1 और -1 होगी, ऐसे कितनी मैट्रिसेस आएंगी। केस काउंटिंग वाला सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, जहां पर हमें सोच के आगे बढ़ना होता है सर। अब खुद सोचो, अभी आप घर पे रिलैक्स्ड हो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी आप घर पे रिलैक्स्ड हो, आपको फिर ये केस सोचने हैं। जस्ट इमेजिन द प्रेशर। जब हम जेईई एडवांस के पेपर दे रहे होते हैं तो प्रेशर कितना होता है हम पे, और हमें वहां पे केस सोचने होते हैं। तो सवाल आसान है या मुश्किल है वो अलग बात है, बट प्रेशराइज सिचुएशन में हर चीज मुश्किल हो जाती है। आपका एक भी केस छूटा तो भैया आप तो गए ना। आराम सोचना, एक भी केस नहीं छूटना चाहिए। टोटल केस आपको मुझे बताने, ऐसे नहीं है कि इसका जवाब मान लो 5 आ रहा है तो तुम 4 लिख लाए, बोले सर कुछ तो सही किया, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट करने के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज बहुत गलत। आपको आंसर तो 0 मिला ना। हाँ, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर मैट्रिक्स का सर एक और सवाल, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मैच ही आ गया। भाई साहब क्या जोरदार सवाल है, मजे आ जाएंगे, तबीयत हरी हो जाएगी। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जितने चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पर, जितने चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पर, बोला था ना मैट्रिक्स पढ़ाते वक्त, ठीक है। अब मैं उस लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहता बिकॉज वो बहुत ही चिंदी चोरी वाली लैंग्वेज होती है कि मैंने पढ़ाया तो ये आया, वो नहीं भाई। बट मैंने ये बोला था कि मैट्रिक्स IIT जेईई का फेवरेट टॉपिक है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उसमें घुसा के दिया जाता है ना, बोला था कि नहीं? ये रहा एक सवाल, एक सवाल, ठीक है ना। और इसमें जब आप ये वाला सवाल करोगे तो आपको यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सवाल भी मिल जाएगा, है ना, ठीक है। इसमें से मैट्रिक्स मैच ये रहे, ऐसे सवालों में बहुत आसान हो जाता है। जैसे पी के 3 कॉम्बिनेशन है, 2 2 4 4, 2 4 और 4 2, ठीक है। तो यहां से आपको देखना है कि आप आसानी से सॉल्व कैसे कर पाओगे। ये सारे आपके होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, पेपर 1 में से आप इतने सवाल कर सकते थे, पेपर 2 की बारी अब आती है, ठीक है। अब किसकी बारी आती है बेटा? पेपर 2 की सवाल, ठीक है। चलिए पेपर 2, हाँ ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा हम सबके लिए, ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा हम सबके लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा हम सबके लिए। कैसे कि जेईई एडवांस ने बहुत टाइम से मतलब पुराने टाइम को छोड़ दो, मतलब आप 10-15 सालों तक कोई रिलेशन का सवाल नहीं पूछा है। ये ऐसा नहीं है कि रिलेशन सिलेबस में नहीं है, सिलेबस मेंस वाले बहुत पूछ रहे हैं सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और ये सब बताओ। इसमें ऑल्दो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं पूछा है, इसकी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है, पूछा तो उसने बहुत छोटी सी चीज है। दिस इज द क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये पेपर 2 का पैराग्राफ है, समझ में आया? तो जितना आपने अब तक पढ़ाई की है उसके बेसिस पे 2 सवाल ये पैराग्राफ हो गए ना, 2 सवाल, एक मैट्रिक्स मैच 3, एक ये 4 5 और 6 सवाल आप सॉल्व कर सकते हो हर एक पेपर में। जैसे आपको अगर मैं बताऊं फटाफट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 17 सवाल आए थे, ठीक है। तीनों में 60 मार्क्स था, तो टोटल 180 मार्क्स का पेपर था। तो मतलब टोटल मैथ्स मिला के पेपर 1 और पेपर 2 17 और 17 34 सवाल आए थे, जिसमें से 6 आप अभी कर पा रहे हो, जिसमें से 11वीं वाले तो मैंने आपको दिए ही नहीं। मैंने अभी भी 11वीं वाले तो आपको दिए ही नहीं दिए ना। 11वीं वाले भी दे सकता था, भाई तुमने 11वीं पढ़ी है कर लो, नहीं मत करो एक बार। पर ये जो दे रहा हूं ये आप शिद्दत से करके आना, अगली क्लास में वी विल डिस्कस दैम। एंड द ओनली रियलिटी इज, देखो अब ये सवाल जो है इसकी लैंग्वेज अगर चाहे आपको 20 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, बिताइएगा टाइम इसके साथ, समझ में आया? वो वाला एटीट्यूड मत रखना कि अच्छा पढ़ लिया सर, नहीं समझ में आ रहा है ये तो क्या कर रहा है, क्योंकि ये समझ में आएगा नहीं। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने सॉल्यूशन देख लिया। क्योंकि जब हमारे नजदीक में, मैंने आपको एक बहुत पहले बात बोली थी कि सवाल का मजा तब तक है जब तक उसका जवाब ना पता चले। इसका जवाब आपके सामने रख दूं ना, तुम बोलोगे सर ये तो सवाल ही नहीं है, बट हां लैंग्वेज को डिकोड करके वहां तक पहुंचना कि वो चाह क्या रहा है और उसका सही से कैलकुलेट करके आंसर बताना, दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस। ये है जी IIT एडवांस, जहां पर हर एक सवाल को सेट थ्योरी के माध्यम से, सेट थ्योरी की मदद से, लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए, तुम में से आधे बच्चों को, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि किसी की बेइज्जती करना चाह रहा हूं, आधों को तो ये नहीं समझ में आएगा ये RI कौन है और CJ कौन है। यही तो है वो डिफिकल्टी, यही तो वो बैरियर है
कि सर ये हमें लांग कर सवाल तक जाना है, वरना इस सवाल को अगर मैं समझा दूं कि बेटा इसमें ये करना है, आंसर नहीं बताऊंगा तो तुम कर ले जाओगे। हाँ है ना, ये वाला एक सीधा सीधा सवाल है, इसमें भी अगर बता दूं तो ये तो सवाल 30 सेकंड का भी नहीं, अगर मैं बता दूं तो, बट बताऊंगा थोड़ी। चलिए जी, आई होप आप तैयार हैं, करके आएंगे। 11th वाले आए हैं बेटा, आपको एक बार बोलने से बात नहीं समझ में आती है क्या? है एक बार बोलने से बात समझ में नहीं आती है? एक पूछ रहा 11th के सवाल नहीं आए क्या? तो दोनों पेपर मिला के मैथ्स में 4 ही सवाल आए हैं, कुछ तो यूज कर रखा होगा। 11th वाले दिए नहीं है भाई, तेरे को ज्यादा हो रहा है कि मुझे सॉल्व करने हैं, तो नेट पर आईआईटी एडवांस ने कल रात को ही पेपर रिलीज कर दिया था, वो पेपर डाउनलोड कर 11th के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, मैंने आपको 2-3 बातें बोली, आई होप आपको समझ में आएगा। फर्स्ट थिंग, आपको इन सवालों के साथ टाइम बिताना है। हाँ, वो दिमाग से निकाल दीजिए 3 मिनट 4 मिनट में कर ही दूंगा, नहीं जी, हो सकता है एक जो है वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, एक जो है वो 10 मिनट में सॉल्व हो। सवालों के साथ टाइम बिताना है, जहां पर अटको वो लिखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, अगली क्लास तक होमवर्क करके आना है। डन। एसएमजे की झड़ी लगा दो। हाँ, जिन लोगों को बात एक बार में नहीं समझ में आती है, प्लीज सुबह सुबह येलो एक्सरसाइज किया करें, कान में से मेल निकालें प्लीज। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं आपको फिर बोल देता हूं, पेपर अगली साल जब आएगा, जैसे इस साल जो बच्चे पेपर देने गए थे, उनको रिपीटेडली उनका हर एक टीचर यही बोल रहा था कि बेटा पेपर में आसान सवाल आएंगे, आसान सवाल आएंगे, उनको ढूंढ के पहले कर देना, आसान सवाल आएंगे ढूंढ के पहले कर देना, आसान सवाल आएंगे ढूंढ के पहले कर देना। पेपर दे के जो बच्चा मेरे पास आया या किसी भी टीचर के पास गया, उसने दोनों पेपर 17 और 17 34 में से 10 सवाल या 14 सवाल ऐसे निकाल के दे दिए कि पहले ये करने थे, ये आसान है भाई, जिसपे बच्चे ने खुद मुंडी हिलाई कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, ये आसान है। तो 34 में से 14 अगर आप कर दे रहे हो भैया, बहुत बड़ा रेशियो होता है। एक बार परसेंटेज कैलकुलेट करना, 14 डिवाइडेड बाय 34 कितना परसेंट होता है? आप सबको पता है कि जी एडवांस का खेल 30% या 40% पे तो तमाम ही हो जाता है, 40% बढ़िया रैंक आ जाती है। मैं अगर सिर्फ मैथ्स की बात करूं, 17 सवाल पेपर 1 में, 17 सवाल पेपर 2 में, 17 इंटू 2 दैट इज 34। 34 में से चलो 14 भी हटा दो सर, आपके हिसाब से आसान होंगे, हमारे हिसाब से तो क्या पता मुश्किल हो। 10 तो पकड़ के चलोगे, 10 मैंने आराम से इस पे टिक लगा सकता हूं, 11वीं 12वीं मिलाकर कि ये बहुत आसान थे। अब जिसने दोनों मिलाकर 10 के ऊपर किए हैं भाई साहब, उसकी तो रैंक आएगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ है ना, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। अभी तो मैंने इसमें वो वाला सवाल नहीं डालो, और भी हैं, मतलब मैं तो आपको बहुत आसान बोल रहा हूं। एक सवाल तो ये पूछ रखा था कि भाई साहब एक लाइन है, जिनको 11वीं थोड़ी बहुत आती है, y बराबर 2x, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0, अल्फा पर, ये जो सर्कल है ये इसको टच करता है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस r है और ये इसको टच करता है, और अल्फा प्लस r बराबर 5 प्लस रूट 5 है। ये इंफॉर्मेशन देकर अल्फा और r पूछ रहा था, और इस पे पैराग्राफ आया था, मतलब 2 सवाल। डेफिनेट इंटीग्रेशन का इतना फर्जी और इतना आसान सवाल पूछो ही मत, फंक्शनल इक्वेशन का इतना आसान सवाल, तो पेपर तो आसान आ रहा। पीएनसी का बहुत ही आसान सवाल, थोड़ा सा उसमें ग्लिच था, ग्लिच मतलब एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात। तो मैं आपको बस ये फील दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, है ना। आपके किस टॉपिक से आसान सवाल आ जाए, डोंट नो, क्या पता चलता है सर, है ना। अब जैसे कोई बच्चा, अब आप क्या अपनी कंडीशंस के अंदर जी रहे हो, सर मैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के जा रहा हूं, बाकी मैं कर लूंगा कैलकुलेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल पता क्या है, एक सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सर्कल का सेंटर दे रखा है, अल्फा और आर में रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन आपको खुद बनाना है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। सर मैं तो वो छोड़ के गया था, मुझे कैसे पता? तो तुम क्या अपनी कंडीशंस में जी रहे हो, उससे बाहर आइए, पढ़ाई कीजिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। पेपर जेईई एडवांस का टफ होता है, बट वो तब जब आपने पढ़ाई ना की हो। आपने पढ़ाई की हो तो डुएबल होता है, रैंक लाने वाला होता है, नंबर लाने वाला होता है, आराम से एक रास्ता होता है जिससे स्कोर आ सकता है। अपनी कंडीशन छोड़िए प्लीज, इससे बाहर आइए। कल बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने रिलैक्स होते हुए, जो पेन वो झेल के आए ना, जो जिस पेन में तुम हो अभी, सर गर्मी है इतनी बाहर, होमवर्क आप इतना दे देते हो, इतने नोट्स, इतनी रिवीजन, रोज हर संडे टेस्ट, है ना, कैसे करेंगे सर? तो वो उन्होंने भी झेला है, वो झेलने के बाद में अब जो उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन दिख रही है,
उसकी अलग एक बात है, समझे? तो बी रेडी फॉर दैट। आई होप ये समझ में आता है। आज की हमारी जो कहानी है, सर आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। डोमेन के हमने कुछ सवाल देख लिए थे, मैंने आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। डोमेन के हम और भी बातें करेंगे, बट पहले हम ये कवर कर लें पॉलिनोमियल फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई बिलीव ग्रेटेस्ट इंटीजर तक मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा, बट कोई बात नहीं। मैंने पूछा लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, सो दैट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग डोमेन। लास्ट क्लास का रिकैप आपको कॉपी में नहीं लिखना होता। कोई ऐसी बात आपको लगे कि हाँ यार ये सबने नहीं लिखवाई है और अब बताइए, तो वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखना होता। एसएमजे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं भाई, देखो ठीक है, हाँ ना। अब कुछ बच्चे तो इतने नेगेटिव विचारों के साथ घिरे पड़े हैं, जैसे उनको बोलते हैं ना तेरे वाला पेपर भी आसान आएगा। सर हो सकता है 2023 का आसान आया तो 24 का नहीं आएगा। मतलब तुम अंदर से चाहते ही हो कि किसी वजह से तुम सेलेक्ट ना हो। पॉजिटिव थिंकिंग किसको बोलते हैं? कि पेपर डुएबल आ रहा है, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, इसलिए आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ये जर्नी पूरी जी गए और जी एडवांस के पेपर तक सही सलामत खड़े होकर पेपर दे आए, जीत गए। क्योंकि ये करना अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया होगा, लेट्स से, अब तो पेपर हो गया, उसके बाद में तो हम ज्ञान देने वाली बहुत सारी बातें कर सकते हैं ना। कोई बच्चा अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ गया होगा, उसने क्लास नोट्स ढंग से रिवाइज किए होंगे, उसने अपने ही मतलब नोट्स को इतनी बार रिवाइज किया होगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन से फॉर्मूला होता है, कैसे प्रोसीड करते हैं, तो बहुत सारे सवाल थे डुएबल यार, नहीं समझ पाए। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा 2025 का जब आप पेपर देने जाएंगे तो ऐसा ही होने वाला है। बस मेक श्योर कि आप उस टाइम पे स्ट्रांग रहें, ठीक है? हाँ, है ना। केमिस्ट्री टफ थी तो मैं क्या करूं उसमें केमिस्ट्री टफ थी, मैं तो मैथ्स की बात कर रहा हूं ना भाई। कोई ना कोई पोर्शन तो टफ रहेगा, है ना, कोई ना कोई पोर्शन तो टफ रहेगा। आप अगर अभी से सोच के चल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, आप अपने दिमाग में एक पैटर्न लेके चल रहे हैं तो वो मेंस में कहीं ना कहीं तक सच साबित हो सकता है। एडवांस वाले तो सरप्राइज करते हैं भैया हमेशा, ठीक है? इस बार जो मैट्रिक्स मैच वाला सेक्शन है उसमें 4 सवाल आए थे मैट्रिक्स मैच के, चारों का जवाब सी था। अब मान लो इतनी प्रेशराइज सिचुएशन में सच में पढ़ने वाला बच्चा कोई ऑप्शन सी 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 निकाले, वो डर जाए, अरे यार सारों का ही सी आ रहा है, क्या बात है। कोई बात नहीं, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। तो एडवांस वाले आपको हर तरीके से चेक करेंगे, कौन सा पार्ट आपके सामने डिफिकल्ट लाके रख देंगे आपको थोड़ी पता है। आपको तो तंदुरुस्त और दुरुस्त होके जाना है कि पूछो जो पूछना है। मान लो किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग रही हो 2 साल और इस बार केमिस्ट्री में भैया डिफिकल्ट आई है, बच्चे मतलब कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आई है, पिछले सालों के मुकाबले केमिस्ट्री इज बिट डिफिकल्ट, तो आपका मैथ्स आसान आ गया इस बार कंपैरेटिवली, तो मैथ्स फोड़ना था, टोटल नंबर लाके दिखाने ना आपको। उस बात पे फोकस करोगे तो जीत जाओगे, है ना। चलिए स्टार्ट करें। सर हम जब डोमेन निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, तो डोमेन होते हैं अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और इवन स्क्वायर रूट्स के अंदर क्वांटिटी जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जब ऐसे टाइप के लोग आ जाए, मतलब लॉग आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो हम उसकी पर्सनल डोमेन का ध्यान रखते हैं। जैसे सर पर्सनल डोमेन का मतलब कि लॉग ए विद बेस बी कब डिफाइंड होता है? इस पूरी टर्म को, लॉग वाली टर्म को आप चाहते हो डिफाइंड रहे। हेलो हेलो, अब सामने देखिए प्लीज, आप तैयारी कीजिए, खुश होकर तैयारी कीजिए, प्रेशराइज सिचुएशन रहेगी, हंस के तैयारी कीजिए, जितना काम हो जा रहा है, जितना आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को डेली बेसिस पे पुश करते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पसीने आने चाहिए तब आप मेहनती हो, नहीं भाई, आप आराम से रिलैक्स रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। बट यस, जैसा एग्जांपल मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, वो काम मत करना कि आपको 40 सवालों का अगर टाइम दिया गया है या होमवर्क दिया गया है तो यू आर वेटिंग कि कब हमें 40 सवालों का टाइम मिलेगा। नहीं, आप 40 में से 5 कीजिए, आज 2 कीजिए, 1 कीजिए, कीजिए तो सही, खाली मत बैठे रहिए प्लीज। बस इतनी सी बात बोलना चाहूंगा, और ये धीरे धीरे आप करते जाओगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कब IITian बन जाओगे, है ना। चलिए, पर्सनल डोमेन का मतलब सर ये जो लॉग ए विद बेस बी होती है, ये टर्म कब डिफाइन होती है? जब बेस पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इनकी डोमेन क्यों है, ऐसी ही क्यों होती है, यही बात क्यों है, इस पे पूरा का पूरा अगला चैप्टर है भाई, अगला चैप्टर है पूरा जिसका नाम है ITF, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम आपको ये रटना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट नोट, कभी भी हम डोमेन निकालने से पहले सिंप्लीफाई नहीं करते।
ठीक है, कभी भी हम डोमेन निकालने से पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करते, अनटच्ड रखते हैं। और अगर दो फंक्शंस की डोमेन d1 d2 है तो उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, तो उसमें हम d1 इंटरसेक्शन d2 लेते हैं, ठीक है, अलग अलग डोमेन निकाल लेते हैं। डिवीजन वाले केस में बस एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं कि जब gx 0 होगा वो वाली x की वैल्यूज हम हटा देंगे। चलिए, AIEEE 2010, दिस साल मैंने पेपर दिया था, है ना, उस साल ये सवाल आया था। 30 सेकंड बताइए प्लीज क्या आंसर आएगा। एक रिलेशन R दे रखा है, x, y का पेयर बनाना है, x और y रियल नंबर्स हैं, मतलब दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर सेट x बराबर WY फॉर सम रैशनल नंबर W। मतलब वो बोल रहा है कि x जो है वो WY के बराबर है, x इज इक्वल टू WY, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें इक्विवेलेंस की बात कर रहा है, तो हमें रिलेशन R चेक करना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं है। तो मुझे ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या? मतलब अगर x x से रिलेट हो रहा है क्या? हाँ सर, अगर हम x x से रिलेट करें, y की जगह भी x रख दे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप बोल सकते हो W1 आ जाएगा। तो जब आप W को 1 रखोगे तो x x से रिलेट हो रहा है, दैट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव। बात आती है सिमेट्रिक की, तो बात कैसी आती है? सिमेट्रिक की। रिलेशन R को हम सिमेट्रिक प्रूव करना चाह रहे हैं या सिमेट्रिक के लिए चेक करना चाह रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, x बराबर WY है तो क्या y बराबर भी WX होना जरूरी है? ये हमें दे रखा है, ये हमें चेक करना है। तो आंसर इज सर नो। ऐसा तब हो सकता है जब W1 हो, अदरवाइज तो नहीं होगा, है ना। या फिर आप एक ऐसा एग्जांपल ढूंढो जो सेटिस्फाई कर रहा हो, उसका ऑपोजिट सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 2,0 इज सेटिस्फाइंग, आप x की जगह 2 रखो और y की जगह, सॉरी, आप x की जगह 0 रखो, y की जगह 2 रखो, तो 0,2 इज सेटिस्फाइंग। हाँ सर, कैसे? y की जगह 2 रख दिया, उसने बोला w कोई रैशनल नंबर है तो आप ये 0 ले लो, तो दिस इज सेटिस्फाइंग। देखो ध्यान से, मैंने w को 0 ले लिया, x और y 0,2, बट 2,0 विल नेवर सेटिस्फाई। जब आप x की जगह 2 लोगे और y की जगह 0 लोगे तो सर आप चाहे w कुछ भी ले लो, 2,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0,2 किसी ना किसी रैशनल नंबर, फॉर सम रैशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, बट ये नहीं करेगा। तो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा सर, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब रिलेशन R इक्विवेलेंस नहीं है। समझ में आया? रिलेशन R इक्विवेलेंस नहीं है, तो R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं सर हम S पे। वो बोल रहे हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, इनका पेयर आपको तब बनाना है जब QM बराबर PM हो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, तो M अपॉन N का पेयर क्या M अपॉन N के साथ बनेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा MN बराबर MN, है ना सर? बिल्कुल, खुद से ये रिलेट हो रहा है, तो मतलब सर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब यही होता है ना कि ये दोनों एलिमेंट सेम कर दो, फिर देखो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई MN, ये भी MN, तो रिफ्लेक्सिव तो है। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? मतलब आपको पता चल रहा है कि M अपॉन N का पेयर P अपॉन Q के साथ बन रहा है। यहां से आपको रिलेशन पता चला, दैट इज MQ बराबर PN। उसका अपोजिट चेक करो, मतलब क्या P अपॉन Q का पेयर M अपॉन N के साथ बन रहा है? इस पेयर का बनने का मतलब क्या है? P का N के साथ मल्टीप्लीकेशन और M का Q के साथ मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखिए, बोथ आर सेम, ये तो लिखा हुआ है। तो सर हाँ, अगर ये पेयर बना तो इसका अपोजिट वाला भी बनेगा, सिमेट्रिक भी है। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? तो सर M अपॉन N का पेयर आप P अपॉन Q के साथ बनाओ, P अपॉन Q का पेयर आप X अपॉन Y के साथ बनाओ। तो जैसे ही आप पेयर बनाओगे, इनका रिलेशन क्या आएगा? दैट इज MQ बराबर NP, है ना। और ये वाला भी अगर रिलेशन बन रहा है तो PY बराबर QX। अब आप चाहते हो कि इसका और इसका पेयर बनेगा कि नहीं, दैट इज MN अपॉन X, M अपॉन N कॉमा XY का। मतलब अगर आप ये वाला पेयर ढूंढ रहे हो, मतलब कौन सा रिलेशन ढूंढ रहे हो? MY बराबर NX वाला। तो क्या इन दोनों की मदद से मैं ये रिलेशन ड्राइव कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? दैट इज MQPY बराबर, इधर आ जाएगा NPQX। तो PQ गया तो MY बराबर NX, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मतलब सर ये बात सत्य है। इसका मतलब सर ये जो रिलेशन S है ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो रिलेशन S जो है वो क्या है? इक्विवेलेंस। तो R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जबकि S है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। S इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 65% जनता का सही जवाब है, बहुत बढ़िया, शाबाश यार। कुछ होमवर्क मैंने आपको
डोमेन के हिसाब से दिए हैं। इन सवालों पे हम चर्चा करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज थोड़ी बात हमारी जी एडवांस पे हो गई। तो ये सवाल एज इट इज है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आई होप आपने सॉल्व किए होंगे, और तो आपके पास में कुछ सॉल्यूशन वाला काम दिया नहीं था, होमवर्क वाला ये, ठीक है। चलिए एसएमजे की झड़ी लगा दीजिए प्लीज। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि डोमेन के सवाल खत्म हो गए, नहीं भाई, डोमेन के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट उसके लिए मुझे उस डोमेन वाले सवाल में अलग अलग टाइप के फंक्शन डालने पड़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मॉड्यूलस, लॉग, पता नहीं कौन कौन मैं वहां लाके रखूंगा, बट उससे पहले हमें उन फंक्शन के साथ खेलना, उनकी प्रॉपर्टी हमें समझ में आ जाए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर डोमेन के और क्वेश्चंस करते रहेंगे मतलब अब डोमेन के सवाल चलते रहेंगे, बीच में कहीं से भी फुदक के एक सवाल आ जाएगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जब आप मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि अपने बहुत ही कैटेगराइज होकर पढ़ाते हैं, ठीक है। रेंज वाले सवाल अभी मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं इसके साथ। रेंज अभी हमने सिर्फ एक तरीके से देखी है, दैट इज रेंज फ्रॉम द ग्राफ। रेंज निकालने के तरीके हम लोग एक बार ये टाइप ऑफ फंक्शन और डोमेन ऑफ द फंक्शन के सवाल खत्म हो जाए, देन वी विल मूव टू रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? एसएमजे लिखकर भेजना, ठीक है। तो अभी हमने ना ही फंक्शन का कोई सवाल किया, सॉरी फंक्शन की रेंज निकालने वाला कोई सवाल किया, और ना ही हम सर और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे गए। पहले हम ये पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। सर ये अकेला फंक्शन है जो हम जिंदगी में पता नहीं कब देखने लगे थे। छठी क्लास का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल, 7वीं में 8वीं में रियल नंबर पॉलिनोमियल चलता ही रहता है। तो व्हाट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन? सर पॉलिनोमियल फंक्शन उसको बोलते हैं जहां पर ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज a0, a1, a2, an, दीज ऑल आर रियल नंबर्स, और जो पावर्स आपके पास में है, पावर मतलब ये जो पावर n चल रही है, दीज आर होल नंबर, दीज बिलोंग्स टू w, ठीक है। तो इसमें जब आप किसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा हुआ देखते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, क्या होती है जी? हाईएस्ट पावर, वो हम कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को या सबसे बड़ी पावर को, दैट इज डिग्री। और इस केस में डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज n, ठीक है ना। अगर आप इसी में ही n की वैल्यू 0 ले लो, n की वैल्यू क्या ले लो? 0 ले लो, ठीक है ना। अच्छा, ये सबसे बड़ी वाली पावर कब बची रहेगी? जब ये वाली टर्म जो है ना, इसके बगल में आप देखोगे हमेशा an नॉट इक्वल टू 0 लिखा होगा, क्योंकि भाई साहब ये सबसे बड़ी पावर, अगर आप ये बोल रहे हो ना कि इस पूरे में सबसे बड़ी पावर n है, तो ये टर्म बची रहनी चाहिए, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिग्री इज सबसे बड़ी टर्म या सबसे बड़ी जो पावर प्रेजेंट है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं। अगर n की वैल्यू 0 ले लोगे तो सिर्फ आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 1 ले लोगे तो आपको fx ऐसा दिखाई देगा। अगर आप लोगों को ये सब चीजें पता है तो लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आप n की वैल्यू 2 ले लोगे तो आपको fx ऐसा दिखाई देगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। दिस इज x की सबसे बड़ी पावर 1 प्रेजेंट है तो दिस इज लीनियर फंक्शन, और सर जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 प्रेजेंट है तो सर इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। सिमिलरली आगे बढ़ोगे तो क्यूबिक, फिर पावर 4 वाली क्या आ जाएगी? क्वार्टिक, ठीक है, क्वार्टिक। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? बस नाम है, अभी इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ये सारा होता है। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, ग्राफ एंड रेंज एंड डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं ग्राफ की। आई होप आपको ग्राफ की वो वाली बात मेरी अभी भी याद होगी। कौन सी? कि सर ग्राफ समझ में नहीं आया, क्या आप ये लैंग्वेज यूज करते हैं? तो आंसर इज सर नो। अभी जितने भी ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ग्राफ की, जैसे मैं इन सब फंक्शंस की बात कर रहा हूं, जैसे ये वाला x की पावर 1, ठीक है, y बराबर x की पावर 2,
फिर y बराबर x की पावर 3, फिर y बराबर x की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। ध्यान से देखो, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। ये क्या है? स्पेशल टाइप की। यहां पे ये पूरी क्वाड्रेटिक नहीं लिखी है, एक्स स्क्वायर लिखा है सिर्फ मैंने। तो फटाफट इनके कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको ध्यान रखने, छोटे रूप में मेरे साथ बना सकते हो। y बराबर x, सर ये वाली लाइन होती है, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है सर? ऐसा पैराबोला होता है, ठीक है ना सर? क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है सर? एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। कहीं तुम भी वो छोटे बच्चे नहीं हो, वो ऐसे एक नाचने वाला आता है, ये वो वाली वीडियो दिखानी है क्या? एक कोई तो मुझे ही भेज देता है, कोई बच्चे बेचारे इतने मासूम है, मुझे देख के हंसी आती है। वो मुझे भेज देते, वो एक लड़का सा होता है ऐसे हैं, और उसके ऐसे करके हाथ यहां चले गए तो ये 10x का ग्राफ बन गया, या फिर ऐसे चले गए तो सर ये x क्यूब का ग्राफ बन गया, ऐसे चले गए तो ये मॉड x का ग्राफ बन गया। और मुझे बोलते सर देखो कितनी बढ़िया तरीका है, टेक्निक है याद करने की। कोई बात नहीं बेचारा, हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये पैराबोला थोड़ा और खिंच जाता है, समझ में? फ्लैटनेस और बढ़ जाती है। ये 4-5 ग्राफ आप याद रखिए, ठीक है। ये बेसिक शेप्स आपको याद रखनी है, ठीक है। डोमेन की अगर मैं बात करूं, डोमेन दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो x बिलोंग्स टू r इज द डोमेन। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, समझ में है ना? सिमिलरली आप ऐसे सोचो ना, मान लो मैं इस फंक्शन की आपसे डोमेन पूछूं, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक एग्जांपल हमने उठा लिया, तो तुम बोलोगे सर ना इस पे डिनोमिनेटर वाला रूल लग रहा, ना इस पे इवन स्क्वायर रूट वाला लग रहा, तो इसमें डोमेन क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू r। वैसे ही मान लो एक और लिख दू, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, क्यूबिक लिख दिया तो डोमेन इज अगेन आर, क्योंकि कोई रूल ही नहीं लग रहा, ना ही डिनोमिनेटर वाला ना ही इवन स्क्वायर रूट वाला। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना? तो डोमेन ऑफ x बिलोंग्स टू r, दिस इज फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स, दिस इज फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। डोमेन हमेशा x बिलोंग्स टू r होगी, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेंज। रेंज में मैं यहां पर, हाँ, अभी जितनी भी जगह मैं रेंज लिख रहा हूं दैट इज इंफॉर्मेटिव रेंज, याद रखने वाली है, तरीका नहीं बता रहा हूं कुछ भी सॉल्व करने का, समझ में आया? जब भी हम फंक्शन पढ़ेंगे, अब जितने भी वैरायटी ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे उसमें उनका ग्राफ, उनकी डोमेन, उनकी रेंज पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी आपको कैलकुलेशन का मेथड नहीं बताया जा रहा कि एक फंक्शन है इसकी रेंज ये होती है, हमें ध्यान रखनी है। कैलकुलेट करने वाले तरीके हम देखेंगे। रेंज में आप इसको दो कैटेगरी में बांट दो, ठीक है। एक होता है जी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब जिनकी डिग्री क्या क्या हो, जिनकी हाईएस्ट पावर हो, जैसे 1 3 5 7, इस प्रकार के जितने भी आपको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, इन सब की जो रेंज होती है दैट इज वैल्यूज ऑफ y, और जिसको आप रेंज बोलते हो वो होती है r। वो क्या होती है जी? वो होती है r। तो मतलब सर रेंज में आपने दो कैटेगराइज कर दिया, पॉलिनोमियल को यहां पर आपने डोमेन में कैटेगराइज नहीं किया, मिक्स करके आपने लिखा, बट रेंज में हमने दो कैटेगरी बना दी, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इवन डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री समझ गए ना, सबसे बड़ी पावर, तो जिसकी डिग्री इस प्रकार की हो, समझ में? सबसे बड़ी पावर जिसकी डिग्री इस प्रकार की हो, दैट इज 2, है ना, 2 4 6, इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें आप बोलोगे रेंज y की वैल्यूज इज सबसेट ऑफ r, इज सबसेट या प्रॉपर सबसेट ऑफ r। इसमें रेंज r नहीं होगी कभी भी, 100% r का कोई ना कोई सबसेट होगी, ठीक है। 0 से लेकर इंफिनिटी मत लिखिएगा प्लीज, 0 से लेकर इंफिनिटी मत लिखना, ठीक है ना?
ठीक है, 0 से लेकर इंफिनिटी मत लिखना, बस इतनी सी बात लिखो। तो याद करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी रेंज R होती है, और जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डोमेन R होती है। देखो ऑड डिग्री में अभी आप यहां देख लो, जब आप x की पावर 1 और x की पावर 3 का ग्राफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि y एक्सिस का सारा पोर्शन कवर हो रहा है। सिमिलरली इसको देखकर, इन दोनों को देखकर बच्चे बोलते हैं कि सर देखो इन दोनों में ही क्या हो रहा है, 0 से लेकर इंफिनिटी जा रहा है। मैंने कहा आपकी बात सत्य है, बट ये स्पेशल वाले लिखे हैं मैंने, क्वाड्रेटिक ऐसी थोड़ी होती है। जैसे ये y बराबर एक्स स्क्वायर सिर्फ इतना ही थोड़ी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर दूं तो वो भी एक क्वाड्रेटिक है, समझ में आया? वो भी एक क्वाड्रेटिक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं अगर आपसे इसकी रेंज पूछूं तो इसमें रेंज कोई दिक्कत नहीं, आपने ग्राफ याद कर लिया तो इसकी रेंज आप जरूर बोल सकते हो। इसकी रेंज क्या लिख सकते हो सर, दैट इज क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी। इसकी रेंज आप क्या लिख सकते हो, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी। बट जब आप ऐसी बात बोल रहे हो तो ध्यान रखना आप सिर्फ इन्हीं फंक्शंस की बात कर रहे हो, है ना? तो जनरली हम इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स की रेंज नहीं बता सकते, क्योंकि डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना? बस यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये वाली चीज, ये तो मैंने आपको बोला दिस इज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है भाई? एक ऑल टूगेदर वाला ग्राफ भी ध्यान रखना प्लीज। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है? एक ऑल टूगेदर वाला ग्राफ भी आप ध्यान रखना। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेटिव पार्ट चल रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको जिसमें आप बोल सकते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा। ठीक है, हाँ ना? आ जाइए। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं, ये वाली जो लाइन है ये वाई बराबर एक्स की ग्राफ है। ठीक है, मैंने कहा ये एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, ऐसा बनेगा। मैं अगर इसी में ही एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाऊं तो वो इससे पहले ऐसा होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां नीचे रहेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी में ही अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। इसी में ही अगर मैं x की पावर 4 का ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू है 1। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ सर अब ऐसा क्यों हो रहा है, सुनते जाना आराम आराम से, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहो। हाँ, अब ऐसा इसलिए हो रहा है, सिमिलरली अगर आप x की पावर 6 की बात करोगे, लेट्स से अगर आप x की पावर 6 की बात करोगे तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा वर्ड थोड़ा ज्यादा चपटा हो गया, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये बना लो साथ साथ में। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर दूंगा। देखना ठीक लग रहा है क्या? देखना ठीक लग रहा है? हाँ, ये सब ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जहां पे मैंने इवन वाले सारे एक साथ बना दिए। ठीक है, हाँ, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, दिस इज फॉर y बराबर x की पावर 4, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है दिस इज फॉर y बराबर x की पावर 6, है ना? जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, अगर आप इसमें x की पावर 8 भी लेके आते हो तो वो इसके आगे से गुजरेगा, इसके बाद में नीचे हो जाएगा। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया? जैसे मान लो सर ये वाला जो पॉइंट आपने बताया ना, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आप बता रहे हो, दिस पॉइंट इज नथिंग बट x बराबर 1। ये वाला जो पॉइंट है सर, दिस पॉइंट इज नथिंग बट x बराबर 0, और ये वाला जो पॉइंट होगा सर, दिस पॉइंट इज नथिंग बट x बराबर -1।
ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि जैसे ही आपने x से बड़ी कोई वैल्यू रखी, मतलब 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखी 2, तो 2 पर सबसे ज्यादा वैल्यू देगा आपको ये 2 की पावर 6 सबसे बड़ी वैल्यू देगा। तो 2 पर सबसे ऊपर ग्राफ होगा नीले वाला, उसके नीचे ग्रीन वाला, उसके नीचे ऑरेंज वाला, उसके नीचे x वाला, क्योंकि 2 इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। आप इस तरफ आ जाओ, जैसे मान लो आपने वैल्यू रखी 1 के लेफ्ट में कौन सी, हाफ। अब हाफ रखते ही ये वैल्यू आएगी आपके पास में हाफ की पावर 6, ये आएगा हाफ की पावर 4, और ये आएगा सर हाफ की पावर 2। एक बार बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये सबसे बड़ा है सर ये, मतलब हाफ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो हाफ पर सबसे ऊपर होगा एक्स स्क्वायर, उसके नीचे एक्स की पावर 4, सबसे नीचे एक्स की पावर 6। समझ में आती है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये इसका लॉजिक है जी। बस ये ग्राफ आपको सेम एक्सिस पे पता होने चाहिए, और ये वाली जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1। सिमिलरली आप वो जो दूसरे वाले बचे, ये सारे इवन वाले आपने एक जगह रख दिए, यहां आ जाइए। ये हमारे पास में सर क्यूबिक हो गया, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एक्स की पावर 7 का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, आराम से। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 1, ये वाला जो पॉइंट है सर, दिस पॉइंट इज 1, ये वाला जो पॉइंट है सर, दिस पॉइंट इज, एक सेकेंड, बहुत बढ़िया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बस एक साथ बना लीजिए, क्योंकि यूज तो देखो होता है भाई, कोई बढ़िया सा सवाल आ गया उसमें ये जरूर यूज हो रहा होगा। तो 1 1, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बेसिकली सर -1, और इस पे ये वैल्यू भी -1 ही आ रही है, ठीक है। ये जो सबसे इधर है, दिस इज y बराबर एक्स क्यूब, ये जो बीच वाला है सर, दिस इज y बराबर एक्स की पावर 5, और ये जो सबसे ऊपर जा रहा है सर, दिस इज y बराबर एक्स की पावर 7। यू कैन ऑल्सो फॉलो द पैटर्न, पैटर्न आप देख सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ में आया? ये ध्यान रखना कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या होता है? 0 और 1 के बीच में क्या होता है बेटा? एक सेकेंड, कलर के हिसाब से कलर लगा देता हूं ना, ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा। चलिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, 0 और 1 के बीच में जो नंबर आप लोगे, उसकी पावर जैसे ही बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? ठीक है। अब चाहे अगर आप चाहते हो कि सर सारे ऑड और इवन हमें एक जगह मिक्स करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि y बराबर एक्स वाली लाइन ऐसे बना लो, फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्स क्यूब का ग्राफ इसके साथ ऐसा बनेगा, इसके बाद में नीचे चला जाएगा, एक्स की पावर 4 का ग्राफ इससे नीचे आएगा, फिर इधर चला जाएगा, एक्स की पावर 5 का ग्राफ इधर बनेगा, फिर इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को आप एक जगह कंबाइन भी कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है भाई? आ जाओ। और डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको, अच्छा एक और चीज, एक बड़ा सा बादल बना के लिख लीजिए, आज के बाद जितने भी ग्राफ मैं आपको बनवा दूं, आपको रटे हुए होने चाहिए। समझने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, चाहे आप एक जगह बनाओ, कैसे भी बनाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, आप कैसे भी बना रहे हो मुझे नहीं दिक्कत है। ये मैंने 4 ग्राफ तो ये और सारे पावर्स वाले ग्राफ आपको यहां बनवा दिए हैं। चलिए जी, कुछ बातें देख लेते हैं सर पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कहीं पर भी ग्राफ टूटता नहीं है, एक बार आपने बनाना स्टार्ट कर दिया तो बनता ही जाएगा। सर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कौन सा होता है? जैसे आपने एक ग्राफ ये वाला देखा था, यहां स्टार करके ऐसे करके एक ग्राफ बनाया था ना हमने, डोमेन एंड रेंज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। एक जगह इसमें ब्रेक आ गया, टूट गया। बट जितने भी पॉलिनोमियल के ग्राफ बनते हैं, चाहे वो क्यूबिक के हों, क्वाड्रेटिक के हों, ठीक है, क्यूबिक के हों, क्वाड्रेटिक के हों, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं।
रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज कंप्लीट रियल नंबर सेट। बहुत बढ़िया। रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। मतलब रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए आप ये बोल सकते हो कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल कभी भी इसको कवर नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज, इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज आर क्यों होती है। ठीक है, एक्सप्लेन करें इसको। कोई भी एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने लिखा y बराबर, जैसे ये वाला एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। क्या ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है? सामने देखते रहिएगा प्लीज। क्या ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? तो आंसर इज सर यस। आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो आप एक काम करो, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लो। जैसे ही मैं एक्स क्यूब कॉमन लूंगा, यहां बचेगा 1 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 11x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9 अपॉन एक्स क्यूब। क्या ये बात क्लियर है ना? ये और डिग्री पॉलिनोमियल हो गया ना, इसकी डिग्री सबसे बड़ी कितनी है? 3। जो काम मैं आपको करके दिखा रहा हूं वो पावर 5 पावर 7 किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया, सुनते जाना आराम आराम से। इसको सही करके लिख लेते हैं सर। 5x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब है, तो ये बचेगा 5 अपॉन एक्स, और ये बचेगा सर 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां बच रहा है सर प्लस 9 अपॉन एक्स क्यूब, है ना? अब मैंने आपसे छोटी सी एक बात पूछी कि अगर मैं x को इंफिनिटी की ओर लेके जाऊं, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, तो मुझे बताना जरा y कहां जाएगा? x को मैं एक बहुत बड़ा नंबर लेके जा रहा हूं, बहुत बड़ा मतलब जो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो वैसे। तो मुझे आप बताइए कि y कहां अप्रोच करेगा? जल्दी से बता दीजिए कि y किस नंबर की तरफ जाएगा। y किस नंबर की ओर अप्रोच करेगा वो बताइए प्लीज। सर अगर बहुत बड़ा नंबर है, ध्यान सुनना, तो 5 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर, दिस इज 0। 11 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर 0, ये जाएगा 0 की ओर। यहां बचा 1, है ना? ध्यान सुनना, यहां बचा एक्स क्यूब। अब सर आप y को x को इंफिनिटी लेके जा रहे हो, तो ये भी कहां जाएगा? एक बहुत बड़े नंबर की तरफ, 0 की ओर जाएगा। भांग खा रखी है बेटा। बेटा ये सारी टर्म 0 की तरफ जाएंगी। 1 माइनस 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये कहां जाएगा? अरे भाई ये थोड़ी 0 की तरफ जाएगा। गजब कर दिया है भैया, गजब। आधे लोग 0 लिख रहे हैं, आधे लोग रख रहे हैं इंफिनिटी। x एक बहुत बड़ा नंबर है, उस बहुत बड़े नंबर का क्यूब, बाकी पार्ट शून्य हो गया, तो ये जा रहा है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब कहां जा रहा है? इंफिनिटी की ओर। सिमिलरली अगर मैं इसी में ही x को बहुत छोटे नंबर की ओर अप्रोच करूं, तो अब की बार मुझे बता दीजिए कि y कहां जाने वाला है? आराम से। अब की बार y कहां जाने वाला है? सर अगेन बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव हो, क्या फर्क पड़ता है? ये 0, ये 0, ये 0। तो मतलब सर अब की बार आप बोलोगे कि माइनस इंफिनिटी का क्यूब। ये बताना जरा ये कहां जा रहा है? सर सिंस इस पे पावर ऑड लगी है, तो ये कहां लेके जाएगा इसको? माइनस इंफिनिटी की ओर। कहां लेके जाएगा बेटा? माइनस इंफिनिटी की ओर। इसका मतलब जब हम ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लेते हैं, तो x को बहुत बड़ा नंबर ले जाने पर, ध्यान सुनना, ग्राफिकली इस चीज की फील लीजिए। x1 यहां होता है, 2 यहां होता है, 3 यहां होता है। बहुत बड़ा नंबर किस तरफ होगा? पॉजिटिव वाला, इस तरफ। -1 यहां होता है, -2 यहां होता है, माइनस बहुत छोटा नंबर कहां होगा? इस तरफ। तो भैया ने क्या बोला कि जब आप इस तरफ चलोगे ना, इस तरफ चलोगे मतलब बहुत आगे पहुंच जाओगे। इस पे किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर चलो तो एक बहुत बड़े नंबर पे पहुंचोगे, तो y भी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। अच्छा, y में 1 यहां होता है, 2 यहां होता है, 3 यहां होता है। सर ये ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी, ये -1 होता है, ये -2 होता है, सर ये नीचे की तरफ माइनस इंफिनिटी। तो मतलब अगर मैं ग्राफ पर एक आइडिया लूं, तो जब मैं इस तरफ जा रहा हूंगा तो y किस तरफ जाएगा? सर यहां कहीं। यहां कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि जब आप यहां होगे तब आप ऐसा बोल पाओगे इधर जा रहे हैं, तो y भी इधर जा रहा है। तो यहां आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई ऐसा एक पॉइंट लो जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो, y कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो, तो वहीं जाएगा। जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो, y कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी हो। जब आप इस तरफ जा रहे हो, x को एक बहुत छोटा नंबर रख रहे हो, जब आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ चलते गए 5 किलोमीटर, 10, 15, 20 किलोमीटर चले जाओ,
तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस इंफिनिटी होना चाहिए। देखो तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, है ना। तो भाई साहब ये दोनों कोने आपको कवर करते हुए कोई भी एक ग्राफ बना दो, जैसे एक रैंडम ग्राफ मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। जैसे आपने क्यूबिक का ग्राफ देखा, एक्स क्यूब का ग्राफ, तो हम ये बोलते हैं कि y प्लस इंफिनिटी भी चला गया, माइनस इंफिनिटी भी चला गया, तो y आपका पूरा कवर हुआ। y कितना कवर हुआ? पूरा का पूरा कवर हुआ। पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, और आपने बोला था बीच में टूटेगा नहीं। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेंज इज कंप्लीट रियल नंबर सेट, है ना, ठीक है, कंप्लीट रियल नंबर सेट। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना। और अगर मान लो कोई बच्चा अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहां माइनस साइन होता, कोई बात नहीं, मैं माइनस एक्स क्यूब कॉमन लेता हूं, इसमें क्या होता, इस वाले सीन में, और इमेजिन कर लो यहीं पर ही, जब आप एक्स को इंफिनिटी लेके जाते तो वाई जाता माइनस इंफिनिटी, यहां माइनस आ जाता, और यहां जब आप एक्स को माइनस इंफिनिटी ले जाते माइनस माइनस यहां क्या आता सर, यहां प्लस आता। तो मतलब वो ग्राफ इस पाताल लोक से शुरू होकर ऐसे जाता। तो वो अलग बात है कि वहां से शुरू होकर यहां खत्म हुआ है, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हुआ है, वो एक अलग कहानी है। बट इस केस में भी तो वाई एक्सिस पूरी कवर हो रही है ना। हम ये नहीं देख रहे कि ग्राफ कैसा बन रहा है, क्योंकि फंक्शन का पहली चीज तो इसका ग्राफ ये नहीं है। मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। अगर मान लो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव भी होता तो कोई बात नहीं, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाता। बट क्या उस केस में भी वाई एक्सिस पूरी कवर होती है? और वाई एक्सिस अगर पूरी कवर होती है तो रेंज इज रियल नंबर सेट। अब कितने लोग इस बात को समझ गए कि सर ऐसी फैसिलिटी इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स में नहीं होती, है ना। कितने लोगों को, है ना, कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि ऐसी फैसिलिटी इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स में नहीं होती? कैसे? एग्जांपल ले लो, ये लो भाई, सुनना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आई होप सबको इसका ग्राफ भी पता होगा। इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही देखना, अगर मैं x को लेके जाऊं इंफिनिटी की ओर, इंफिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, तो कोई बात नहीं सर, इंफिनिटी पर ये 0 ये 0 ये 1 और ये इंफिनिटी का स्क्वायर, तो y भी एक बहुत बड़ा नंबर। अगर मैं x को लेके जाऊं माइनस इंफिनिटी की ओर, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, सबसे बड़ी पावर इवन है और सबसे बड़ी पावर ही कॉमन ली जाती है, तो अब की बार यहां एक्स स्क्वायर बैठा है, ध्यान से बोलना, है ना, y स्टिल जाएगा प्लस इंफिनिटी की ओर। ऑड डिग्री में हमारे पास में यह फैसिलिटी होती है कि जिस तरफ आप x को लेके जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी दोनों आती है इस तरफ, यह बोलना चाह रहा हूं। जबकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता, यहां पे प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी आता है ना, दोनों ही केसेस में प्लस इंफिनिटी। अब इसका भी अगर आप ग्राफिकल आइडिया लो, सिर्फ ग्राफिकल आइडिया कि जब हम इधर चलेंगे बहुत दूर तो हमें y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी मिलेगी। सुनते जाना, एकदम फील आ जाएगी, ध्यान रखना। और जब आप इस तरफ चलोगे, मतलब x को लेके जाओगे माइनस इंफिनिटी की तरफ, तब भी y पॉजिटिव इंफिनिटी आएगी, है ना, है ना। अब आप भूल जाओ इस बात को कि ये किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तुम्हें तो ये पता चला है, दो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि भाई साहब यहां से शुरू करना, यहां खत्म करना, बोले ठीक है। और मैंने कहा बीच में पेन मत उठाना, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ टूटता नहीं कभी, ठीक है। अलग अलग टाइप के बच्चों ने अलग अलग ग्राफ मुझे बना के दिया। एक ने बोला सर ले आओ, मैंने कहा सत्य वचन, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्राफ भी पैराबोलिक टाइप होता है, ऑल्दो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दैट बिकॉज उसके रूट्स भी हैं। एक बच्चे ने बोला सर ये लो लहरिया ग्राफ बनाओ थोड़ा, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम ग्राफिकल आइडिया ले रहे हैं, तो ये ग्राफ भी उसने बना के दिया। पेन नहीं उठना चाहिए, यहां से शुरू करना है, यहां खत्म करना है। एक बच्चे ने ऐसा बना दिया, ठीक है। क्या तीनों ही बच्चों ने पूरी रियल एक्सेस कवर की? का एक बहस में करने में लगा हो, सर ये देखो यहां से शुरू करके यहां खत्म करना है, बोले और नीचे चला जाऊंगा, और मैं जगह कहीं भी जा, उस पॉइंट पे आने के लिए वापस यू टर्न लेना पड़ेगा, और जहां से आपने यू टर्न लिया उसके नीचे भी वाई एक्सिस है। तो मैं तो यही बोल रहा हूं जब से कि पूरी वाई एक्सिस आप कभी कवर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप चाहे कितने भी नीचे चले जाओ, आपको यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा ना भाई। तो यही तो सबसे खेल चल रहा है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हम देखेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आप अब की बार पूरी रियल एक्सिस कवर नहीं कर पाओगे, और अगर पूरी रियल एक्सिस कवर नहीं हुई तो रेंज आर नहीं है, आर नहीं है तो रेंज आर का सबसेट है। यही तो बात बोल रहा हूं जब से।
एसएमजे की झड़ी लगा देना जिसको बात समझ में आई, है ना। एसएमजे की झड़ी लगा दीजिएगा जिसको बात समझ में आ गई कि सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना, ये मैंने समझा दिया सिर्फ, ठीक है। इसका एक ग्राफिकल आइडिया अगर आप लेना चाहते हो तो इसका ग्राफ जो है वो लगभग ऐसा बनेगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हमें यही लिखना है कि हाँ भाई, रेंज इज नॉट ए कंप्लीट रियल नंबर सेट, ठीक है। और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज पॉइंट नंबर 2 को, ठीक है। और आ जाओ, रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट ए रियल नंबर सेट, प्रॉपर सबसेट होगा, बहुत बढ़िया। पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 बराबर, उसको हम बोलते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ठीक है, मॉनिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि जनरल भाषा में यूज की जाती है आपको ये बताने के लिए कि सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। हाँ, सिर्फ नाम है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, ध्यान सुनना कि एक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर इस प्रकार के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तब वो फंक्शन की वैरायटी ये होगी जो मैं अब लिख रहा हूं। कोई बता सकता है? अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n का, जहां पर n इज ए नेचुरल नंबर, है ना। ठीक है, जिन बच्चों ने कक्षा 11वीं में पढ़ाई करी है वो जानते हैं, है ना। बट फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा 11th वाला फंक्शन फिर से पढ़ाऊंगा चाहे टाइम लगे, है ना। डेजा व्यू, सर ऐसा कैसे? तो मैंने कहा पहली चीज, इसको रिमेंबर एज ए सॉलिड रिजल्ट, इसको रार फाइल में रखिएगा, डायरेक्टली यूज ये होता है। दिस इज योर रार फाइल। चाहो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं समझे? चाहो तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट यस, ये एक सिंपल रिजल्ट है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रूव करना है या डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं? बोलो भाई। हाँ, अर्जुना 2.0 में यस हम पूरा फंक्शंस पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें आपको बताई हुई है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, बिकॉज चल तो फंक्शन ही रहा है। रार मतलब रिमेंबर एज रिजल्ट, प्रूव करें, आ जाइए, ठीक है। तो ये हमारे पास में है 5वां जिसको मैं अब प्रूव कर रहा हूं। तो आप एक काम करो, इस फंक्शन को लिख लीजिए, ध्यान सुनना, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, इसको इधर लेके जाओ सर, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1/x। क्लियर है भाई? इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो लेफ्ट साइड से, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा एफ ऑफ 1/x माइनस 1, और यहां आ गया सर आपके पास में एफ ऑफ 1/x, ठीक है। मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। ध्यान सुनना, अब आप इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1/x रख दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ 1/x, इसके अंदर बन जाएगा सर, x की जगह 1/x रख रहे हो तो ये बन जाएगा एफ ऑफ x माइनस 1, और यहां आ जाएगा सर एफ ऑफ x। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी सर? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x मल्टीप्लाइड बाय, सर ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट, फटाफट बता दो भैया, एफ ऑफ 1/x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बराबर राइट साइड में ये कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, है ना। हम जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं वो जीरो तो होते नहीं है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है ना। तो सर आप इसको और इस पूरे को उड़ा सकते हो। यहां अगले स्टेप पे आपके पास में क्या बच रहा है? अगले स्टेप पे आपके पास में बच रहा है भाई ये दो ब्रैकेट, दैट इज एफ ऑफ 1/x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x माइनस 1 बराबर 1, है ना। बोलो भैया।
दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आ रहा है, दैट मींस ये दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, रेसिप्रोकल, है ना। अगर मैं आपको कभी बोलूं a इंटू बी बराबर सी, a इंटू बी बराबर अगर 1 आ रहा है, दैट मींस ए और बी एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल, है ना। अच्छा सर, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स माइनस वन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, है ना। एफ एक्स माइनस वन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। अब आप ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन इमेजिन करो, इसके बाद डायरेक्टली आंसर लिखा जाएगा कि जिसमें हम x की जगह 1/x रखें, तो ये फंक्शन आए और दोनों एक दूसरे को काटकर 1 बना दें। जैसे एक बच्चा अगर मान लो ऐसे बोलता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन सर मान लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 टाइप का है, तो एफ एक्स अगर आपने ये माना है तो एफ एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, ये वाला। इसी में ही आप मुझे x की जगह 1/x रख के बताओ, तो एफ ऑफ 1/x माइनस वन कितना हो जाएगा, 1/x² प्लस 2/x, है ना। अब मुझे ईमानदारी से देखकर बताओ, अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा सर, दैट इज x², इसका एलसीएम आएगा, यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 2x। इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या 1 आ रहा है क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है, नहीं सर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो एफ एक्स है या एफ एक्स माइनस वन जो है वो एक सिंगल डिग्री टर्म होगी। आपने जैसे ही मल्टीपल डिग्री टर्म ली ना कि एफ एक्स माइनस वन अगर दो टर्म से ज्यादा हुई या दो टर्म से ज्यादा हुई, तो कभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन सोचना है, तो हमने क्या बोला कि एफ एक्स माइनस वन वो ये होना चाहिए एक्स की पावर n प्लस और माइनस कुछ भी। अगर एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ 1/x माइनस वन क्या होगा सर, इसका प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 आ रहा है, चेक कर लो चाहो तो, है ना, क्योंकि ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। हाँ, आप क्वाड्रेटिक लेके चलो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें 2-3 टर्म हो, x² की, x की, और ये क्यूबिक वाली भी ले लो, कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ ये करेगी। और अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो यहां से आपका आंसर आ गया। एफ एक्स ये माइनस वन जो है ये राइट में लेके जाओ, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को ये प्रूफ नहीं समझ में आया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्टली ये चीज देखकर, कई बार क्या होता है एग्जामिनर गुमराह करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन देगा, पॉलिनोमियल शब्द लिखेगा ही नहीं। तो अगर मैं आपको सिर्फ बोलूं कि भैया इस फंक्शन को या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन बताओ, तो उठाकर ये मत बोल देना, ये रिलेशन भी होना चाहिए, साथ में वो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात बोले वो भी होनी चाहिए, तब आप यहां जाओगे। अब बच्चों को डाउट ये आता है कि सर इसमें प्लस माइनस साइन और पावर एन कैसे डिसाइड होगी, मैंने कहा वो डाटा दे रखा होगा, घबराओ मत। ठीक है, अब इसको पूरा समझने के लिए आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको पूरा समझने के लिए एग्जांपल सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात। फंक्शन दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि इस पे पूरी कैलकुलस बेस्ड है। हो सकता है आज से 2 महीने बाद में मैं फिर से एक डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल करवा रहा हूं और ये रिलेशन आपको दिख जाए और बगल में लिखा हो पॉलिनोमियल फंक्शन, मैं वहां पर जब 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n यूज करूं तो भैया आप तैयार रहना। ये तो हुआ पहला कि फंक्शन इज बैकबोन ऑफ द कैलकुलस। सेकंड, फंक्शन से खुद से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है ना, फंक्शन से खुद से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तैयार हो? तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन और साथ में ये वाला रिलेशन जो हमें दिया गया है सर, है ना, इन दोनों बातों को देखकर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा फंक्शन होगा वो 1 प्लस या माइनस एक्स की पावर n होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्लस और माइनस में से और पावर n कैसे डिसाइड होगी, उसके लिए एक डाटा दे रखा है, वो बोल रहा है f ऑफ 3। तो हमने क्या किया, इसमें x की जगह 3 पुट किया। जैसे ही मैं x की जगह 3 पुट करूंगा ये बन जाएगा f ऑफ 3 बराबर 1 प्लस माइनस x की जगह 3 पावर n, और ये वैल्यू उसने दे रखी है -80 के बराबर। इसको देखकर और घूर कर मुझे बताओ कि n की वैल्यू क्या ली होगी और प्लस और माइनस साइन में से क्या लिया होगा, दोनों बता दीजिए फटाफट। सर पक्का देख लो यार, n कौन सी वैल्यू लेनी है जो इसके आसपास हो, तो सर n की वैल्यू उसने 4 ली होगी, है ना, 3 की पावर 4 इज 81। अब 3 ऐसा तो होने से रहा, पक्का ऐसे ही हुआ होगा, है ना, पावर n 4 ली होगी, प्लस लोगे तो सर ये कितना आ जाएगा 81 प्लस 1, ये तो 82 आ रहा है, ये दे नहीं रखा, -80 दे रखा है,
तो 1 माइनस 81, तो ये माइनस 80 आएगा। तो उसने सर ये दोनों बातें एक साथ जज होगी कि n तो 4 होगा और यहां पर ये नेगेटिव साइन होगा। इसका मतलब हमारा जो fx है वो डिसाइड हो गया। n की जगह 4 रख दूं इस पूरे में, n की जगह तो 4 रख दो और माइनस साइन ले लो। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? अब वो बोल रहा है व्हाट इज f ऑफ -2, तो आप x की जगह -2 रख दीजिए। तो f ऑफ -2 बराबर 1 माइनस -2 की पावर 4। ये आ गया 1 माइनस 16, बोले तो -15 इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या नहीं समझ में आया? जिन बच्चों को प्रूफ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट ये तो समझ में आया ना, ये दोनों बातें देखती है सर हमें यहां से सवाल स्टार्ट करना है, इसमें प्लस और माइनस में से कौन सा होगा और पावर n क्या होगी वो हमें ये डाटा डिसाइड करेगा। सबका जवाब आ गया? बताओ। SMJ वाला बटन दबाते रहें। आ जाइए, एक एसिडिक सवाल है ना, इसमें मैं आपसे एक पोल कंडक्ट करवाऊंगा, सिंगल करेक्ट पोल है बेटा, टाइमलेस सवाल दे रहा हूं, ये लो। अब ये सवाल एसिडिक क्यों हो गया? क्योंकि सवाल की शक्ल बदल गई, बट वेट एंड वॉच। आसान है, इजी पीजी, बस आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड काम हो गया ना भाई। मुझे एक रिलेशन दिखना चाहिए, साथ में एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिखना चाहिए, कूद पड़ो। इनफैक्ट तुरंत तुम्हें जहां पर भी पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ दिखे, तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ दिखे तो उसके साथ ये रिलेशन दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो बनाओ, नहीं दिख रहा है तो बनाओ। जैसा कि इसमें आपको एक हल्का सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, उसने रिलेशन चेंज कर दिया है ना। सॉल्व इट वेरी केयरफुली वरना मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली नोट्स या फिर थ्योरी पर बेस्ड सवाल नहीं है, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है जैसे जी एडवांस वाले करते हैं। तब तक मैं डाउट देख लेता हूं भाई, आ जाओ। So there is another solution of this functions other than polynomial solution like log and sine and this. हमसे जेई ना हो पाएगा बेटा, तूने नाम एकदम सही रखा है क्योंकि तुझे चीजें ही समझ में नहीं आ रही है। ऊपर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ एनी फंक्शन दैट कंटेन्स लॉग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये प्रूफ करना है प्रूफ तो मैंने कर दिया, तू क्या करेगा? इफ a into b is equals to 1 then a equals to b इक्वल्स टू 1, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए ना बेटा सृष्टि सिंह। हाँ, आप जो है वो बहुत बढ़िया है, गणित के आधे अधूरे जवाब बताओ। अच्छा, इस इक्वेशन का आपको सिर्फ यही सॉल्यूशन दिखा? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस a12b2 a1/3 b-3, व्हाट अबाउट दिस? ये कौन देखेगा बेटा? हाँ, आधा मत सोचे, कम सोचना है, ज्यादा नहीं, लेकिन पूरा तो सोचो। क्या करी जा रहे हैं यार? बस a और b की वैल्यू दोनों प्रोडक्ट 1 आ गया तो दोनों 1 1, दोनों -1 नहीं हो सकते। गजब है भैया। रिफ्लेक्सिव तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं ना कि वो खुद से रिलेट कर रहा है और दूसरों से भी रिलेट कर रहा है। तो टाउ सर, पता नहीं भाई, टाउ, ठीक है। सिर्फ 4 कैसे आया है? ये कहां पर है? काजल जी क्या कह रही है? 4 कैसे आया बेटा? ऐसे आया, देख ध्यान से। 3 की कौन सी पावर 80 के आसपास होती है? तो 3 की पावर 481 होती है। इसके आगे प्लस और माइनस साइन क्या लगाएं कि ये -80 तक पहुंच जाए? ऐसे आया, सोच के आया बेटा, सोच के। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कल देखूंगा ये लेक्चर, बहुत बढ़िया। नवीन गवहाने, ठीक है बेटा। और कल नहीं समझ में आया तो परसों। पॉलिनोमियल फंक्शन जीरो क्यों नहीं होते? अगर वो सारे जीरो हो गए तो फिर उनका एक अलग नाम है ना, जीरो फंक्शन भी बोलते हैं उनको। सर मैंने दोनों चैप्टर मैसेज कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मैं क्या बैच, मैं इसी बैच में रहे कि जल्दी कंप्लीट करूं उसे या फिर दूसरे में? तेरी मर्जी है बेटा, ठीक है। शोएब आलम जी, हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, हम इस पे ज्ञान नहीं देंगे। सर इस पैराग्राफ में 2 पॉइंट जोड़ने के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगी है? ये क्या पूछ लिया? मुझे डर लग रहा है भैया ऐसे डाउट से। ये कौन सा डाउट है भैया? तुम लोग एक बार देख के बताना। इस पैराग्राफ में 2 पॉइंट जोड़ने की लाइन यार देखो, ऐसे ना पूछो मुझसे यार, ये क्या है? श्वानी ढींगरा जी पूछ रही है इस पैराग्राफ में 2 पॉइंट जोड़ने के लिए लाइन चलेगी क्या?
भाई साहब ये क्या है, मतलब ओ ओ ओ ओ ऐसे पढ़ा रहूंगा मैं? जादू, धूप, गजब। लक्ष्य 2.0, अरे अरे भाई, लक्ष्य 2.0 क्या होता है? अच्छी बात है, नहीं बता तो। हाँ, अभी तो ये चैप्टर देखो क्या क्या रंग लेता है। दीदी बोल रही है कि उसमें तो, बेटा आप जो सुहानी जी एक बार प्लीज चेक कीजिएगा कि रात को, हाँ एक बार छत पे जाकर आप देखना कि कहीं ऐसा नहीं रात को कोई उड़न तस्तरी आई हो। हाँ, छत पे थोड़ा ऐसे काला काला कहीं बिखरा हो, थोड़ी छत डेंट मार गई हो, छत थोड़ी नीचे धस गई हो, देखना। ओ ओ ओ ओ जादू, धूप, गजब भैया। वास्तव में भैया इसमें मजा आता है यार, ये तो मैं भी खेलूं। गुड इवनिंग सर जी, गुड, अरे इधर इधर तो गुड इवनिंग नहीं खत्म हो रही है। गोइंग ड्यू टू रिजल्ट, इधर तो अलग बैठे हैं बेचारे। बाकी लोग सामने देखें, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि सर ये वाला रिलेशन वो तो नहीं है, बट हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन देखकर हमें ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल फंक्शन एक रिलेशन को स्टैब्लिश करता है या फॉलो करता है, वो रिलेशन ये वाला होता है। ध्यान सुनना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, है ना? सर एक काम करो, ये y कौन है? मैंने कहा y को हटा दो, साफ साफ दिख रहा है ये रहा एफ ऑफ एक्स। y की जगह क्या रखें? एफ ऑफ एक्स y की जगह क्या रखें, इसका बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या किया, y की जगह एक रिप्लेसमेंट लगाई और इसकी जगह 1/x रख दिया। y की जगह एक रिप्लेसमेंट लगाई, मैंने क्या किया, 1/x लिख दिया। जैसे मैं y की जगह 1/x लिखूंगा, ध्यान सुनना, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वन बाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। और यहां कितना आ जाएगा सर? यहां पर भी आपने क्या किया, x और y की जगह 1/x माइनस 2 ऐसे लिख दिया। ये ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आती है? कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि सर आप ये रिप्लेसमेंट कैसे सोचते हो और ये कब कब लगानी है। उसने बोला है कि x और y की सारी रियल वैल्यूज के लिए अलाउड है ना? जैसे मान लो आप बोलते हैं कि y की वैल्यू 2 रखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, y की जगह 1/x रखा। बस ये वाली रिप्लेसमेंट में आप x कभी 0 नहीं रख पाओगे, ठीक है? बाकी आप सारे x रख सकते हो। जैसे आपने y की जगह 1/x रख दिया, पहले आप y को 2 पुट कर रहे थे, तो आप x को जगह 1/2 पुट कर देना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ही तो बन जाएगा। मतलब जब y अपनी सारी रियल वैल्यूज अटेन कर सकता है, तो मैं y की जगह कुछ भी रख देता हूं, एक नया रियल वैल्यू। 1 रियल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। बस हाँ, इस केस में y 0 नहीं हो पाएगा, तो ठीक है सर, 0 हमें करना भी नहीं है। बाकी लोग सामने देखें, सर ये क्या बन गया, ये हमारे पास में एक रिलेशन बन गया, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ये और ये कैंसिल होकर सर ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस 2। ये ठीक लग रहा है सर। अब सर अगर ये वाला पार्ट गायब हो जाए तो हमारा ये पूरी सिचुएशन एसएमजे सिचुएशन बन जाएगी सर, मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, बोले यार एफ ऑफ 1 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एफ ऑफ 1 क्या होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अड़चन आ रही है, तो एफ ऑफ 1 के लिए हम वापस वहीं चल पड़े, है ना? एफ ऑफ 1 के लिए हम क्या चल पड़े, वापस वहीं चल पड़े, है ना? ठीक है, एफ ऑफ 1 के लिए हम वापस वहीं चल पड़े। तो इससे एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकालें ये बताओ। तो सर आप एफ के अंदर 1 बनाना चाहते हो, तो जितने भी आपको एक्स और वाई दिख रहे हैं, उसने बोला कोई भी रियल नंबर चलेंगे, तो आपने एक्स और वाई दोनों को 1 पुट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1, तो ये बन जाएगा सर 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस 2, खत्म, है ना? तो एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस 2 बराबर 0। यहां से एफ ऑफ 1 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1, ये दो फैक्टर्स इसके आएंगे, क्योंकि एफ ऑफ 1 को अगर आप टी बोलो तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2,
तो एफ ऑफ वन की हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, या तो 1 या 2। अब इन दोनों में से कौन सी है वो हमें देखनी पड़ेगी, है ना। इन दोनों में से कौन सी है वो हमें देखनी पड़ेगी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो 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 बोलो, है ना। ठीक है। उसके लिए सर आपको एक जानकारी और दे रखी कि एफ ऑफ 2 5 है। तो एफ ऑफ 2 5 वाली सेटिंग देख लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। हाँ, हमें तो जो चाहिए सर वो यही काम करेगी, बिकॉज एफ ऑफ 1 को 2 रखते ये पार्ट हो जाएगा 0, खेल खत्म। सर कैसे पता करेंगे इन दोनों में से कौन सा एक्चुअल जवाब है? आपको जो चाहिए दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सर एफ ऑफ 2 निकालते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 2 पर वैल्यू 5 दे रखी है। तो इसमें ये बताओ एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे। मैंने x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट किया, देखना भाई। तो सर ये बन जाएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1। यहां पे आ जाएगा सर एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस 2। देखना, x की जगह 2 y की जगह 1, x की जगह 2 y की जगह 1, क्योंकि मेरे पास एक जानकारी और दे रखी है, मैं इसको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। सर ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स एफ ऑफ 1। सर ये एफ ऑफ 2 वापस से 5। सर ये कितना दे रखा है सर 5 माइनस 2। ये इधर लेके जाओगे सर ये कितना हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 बराबर 5 और 3 8। उड़ी बाबा, सर यहां से तो एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां से जरूर 2 आ रही है, तो ये रिजेक्ट होगी, बिकॉज दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो वाली। तो एफ ऑफ 1 2 आ गया। देख लो ना, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे ना निकाल कर ऐसे वैल्यू निकाले तो उसके साथ 2 आ गए, सॉरी एक ही आंसर आ रहा है, एफ ऑफ 1 बराबर 2। अब अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया सर, ये पूरा पार्ट हो गया शून्य। एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएगा सर, एफ एक्स बराबर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। 2 पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 1 प्लस या माइनस 2 की पावर एन, ये आना चाहिए 5, है ना। सर तो अब कौन सी पावर रखी जाएगी 5 के नजदीक, तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है, 4 प्लस 1, तो यहां से प्लस साइन आएगा और n की वैल्यू 2 आएगी। जो लोग बाद में ये बोलने वाले ये कहां से आया, तो बेटा 1 प्लस और माइनस में से 2 की पावर n बराबर 5, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। तो सर n की वैल्यू 2 ले लो और यहां पे प्लस साइन ले लो, तो 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 1 5। तो हमारा जो फंक्शन है फाइनली क्या निकल के आया सर, हमारा जो फंक्शन है फाइनली वो निकल के आया 1 प्लस साइन और n की जगह 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख लो, एफ ऑफ 1 2 भी आ रहा है, एफ ऑफ 2 5 भी आ रहा है, एफ ऑफ 3 जो है x की जगह 3 रखोगे, 9 प्लस 1 10। ओ भाई कैसा लगा? ओ बेटा 62% जनता, वाह यार। यहां से दो जवाब आ रहे थे, इसलिए मैंने यहां से जज नहीं किया, मैंने यहां से जज किया। दोनों जगह से जो सेम आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। एसएमजे का बटन दबा दीजिए प्लीज, और सभी लोग दिल बनाकर भेजें इस चैट सेक्शन में। एकदम बोले फीका फीका हो रखा है चैट सेक्शन, थोड़ा सोचने वाला सवाल, हमारी सोच के आसपास का सवाल, एग्जैक्ट नहीं था तो हमने यहां पर एक्स्ट्रा हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, इसको ध्यान रखना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। ये फीके दिल एकदम सफेद रंग के मैं बोल रहा था रंग बिरंगा कुछ चाहिए, तुमने सफेद रंग के दिल भेज दिए। लियो भैया आ जाइए, और सवाल देखेंगे क्या आप? एक और एसिडिक सवाल, ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, प्लीज इसको सॉल्व करके आना। बढ़िया दिमाग लग रहा है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो थिंकिंग सवाल है, क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल सकते हो आप। हाँ थिंकिंग, क्रिटिकल तो नहीं, थिंकिंग वाला। ठीक है, आ जाइए।
आ जाइए अगला सवाल। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, हर सवाल कुछ कहता है। दिस इज अ चैलेंजर क्वेश्चन। आंसर इज 36। यस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिंट, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, कैसे बदले हालात सजनी रे। P of 6 is not equal to 36. 39 है ना, 38, 37, कुछ तो लिख ही देते हैं सर। सबसे बड़ा हिंट यही है इस सवाल का। आप चाह रहे हैं हिंट क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, कि 6 पर वैल्यू 36 नहीं है। प्लीज इस सवाल को समझने की कोशिश करना, एक्सप्लेनेशन को आराम से सुनिएगा प्लीज। 35, ओह तुक्का चल रहा है ना, तुक्का, बहुत बढ़िया। 49 लिख लेते हैं सर। 49 कैसा रहेगा? मैं जम नहीं रहा, कुछ दूसरा सर। फिर एक सेकंड, 64, नहीं नहीं नहीं। फिर मैं और कुछ सर, एक काम करो 81 ठीक रहे, 81 पे लॉक करते हैं। चलो 81 इज द आंसर। अबे लगड़ बग्गों, पापा की परियां तो है ही हमारे साथ में, और बाकी ये जो माँ के लगड़ बग्गे बेटा सॉल्व कर लो इनको। चलिए, fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो इसमें एक, ठीक है, हाँ है ना, मतलब मेथड 1 मेथड 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 है। px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो ये लो सर, हमने मान लिया a x की पावर 5, b x की पावर 4, c x क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। और ये जो पिछले साल वाले आंसर देख देख के अगर कोई बता रहा है तो तुम्हारा तो पेट दर्द होगा बेटा, रात को 8 बजे देख लेना, ठीक है। तो पावर 5 का सर हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया, वाह, ठीक है। अब हमने इसमें x की जगह वैल्यू 0 पुट की, तो जैसे x की जगह 0 पुट करोगे यहां बचोगे f, और वो आ गया -5। फिर हमने सर 1 वैल्यू पुट की, तो 1 वैल्यू पुट करते ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और ये दे रखा है सर आपको 1 के बराबर। P ऑफ 2 पर 4 आ रहा है, दैट इज सर 2 मतलब 32a प्लस 16b प्लस 8c प्लस 4d प्लस 2e प्लस f बराबर 4, ठीक है, हाँ है ना। तो मतलब मेरे ख्याल से ये सर अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का आंसर हो जाएगा, कि हमने पावर 5 का पॉलिनोमियल मान लिया और हम ऐसे सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 पर 4 आ रहा है, तो हमने p ऑफ 2 लिख लिया। तो ऐसे तो करना नहीं है, ठीक है। 30 मिनट लगेंगे ऑब्वियसली। 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन, 6 अननोन। 6 इक्वेशन कैसे, एक इक्वेशन 2 3 4 5 6, है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है? 32 से 16b 8c 4d 2e f, ऐसा ही करना है क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली सर वी हैव सम अदर मेथड, दूसरा मेथड जरूर होगा। तो मेथड 2 पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये वो सवालों में से, कैटेगरी में से वो सवाल है बेटा, आपको मैंने एक कैटेगरी बताई थी ना, देयर आर सम कैटेगरीज या सम क्वेश्चंस इन दिस मैथमेटिक्स वर्ल्ड जो आप एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद में समझते हैं कि अच्छा ऐसे करना था। बताया था एक, मतलब जिसको चैलेंजर क्यों बोला गया, बिकॉज इसको एक बार आप सॉल्यूशन देखो जो मैं आपको जैसे बता रहा हूं, आगे से कभी आपके सामने आता है तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। एक कैटेगरी बताई थी ना, एक होते हैं सर डायरेक्ट सवाल जो क्लास में करवाए उसी का एप्लीकेशन आपने बता दिया, एक होता है थिंकिंग वाले सवाल, हम सोचेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे।
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन आप हमें समझाओगे, फिर उस वैरायटी पे हम काबू कर लेंगे कि अच्छा ऐसा एक सवाल आया था, आपने ऐसे करवाया था, आगे से हम ध्यान रखेंगे। समझे? है ना? तो बी रेडी फॉर दैट, अब ध्यान से समझना, बिकॉज इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको डर लगेगा। P ऑफ 0 बराबर -1 है, इस पे होल्ड करते हैं। P ऑफ 1 बराबर 1, P ऑफ 2 बराबर 4, P ऑफ 3 बराबर 9, P ऑफ 4 बराबर 16, P ऑफ 5 बराबर 25। अब मेरी बात ध्यान सुनना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है? हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, बट, हमेशा नहीं बट फॉर x बराबर 1 2 3 4 5 6 जो हमारा पॉलिनोमियल है। अब जैसी मैंने ये बात लिखी तो बहुत सारे बच्चे घबरा गए, बोले सर ये कैसी बात कर दी, ये तो स्टेटमेंट गलत है। मैंने कहा क्या गलती होगी भाई? बोले सर उसने बोला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 और आप बोल रहे हो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अरे मैंने कहा आप मेरी बात समझे नहीं, है ना? आप मेरी बात समझे नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा एक्स स्क्वायर थोड़ी है। हमेशा ही अगर एक्स स्क्वायर होता तो आपको ये आंसर आ जाता, और हमेशा एक्स स्क्वायर होता तो 0 पर वैल्यू 0 आनी चाहिए थी। एक्स स्क्वायर की तरह ये बिहेव कर रहा है, कब कब? हमेशा नहीं, बट एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 के लिए, है ना? इनके लिए तो कर रहा है ना? सॉरी नॉट 6, हाँ 6 के लिए नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, विनाश काय विपरीत बुद्धि, तुम्हारा असर है बेटा, ये है ना? ये समझ में आया? हाँ, इन 5 वैल्यूज के लिए तो कर रहे हैं ना। मतलब ये 5 वैल्यूज आप इतने बड़े पॉलिनोमियल में डालो या फिर आप इसके अंदर पुट करो, सेम आंसर आपको मिलेगा। हाँ, इसके अलावा कोई और वैल्यू अगर आप लेके आते हो, जैसे आप 0 लेके आते हो, 7 लेके आते हो, 13 लेके आते हो, तो उसके लिए आपको पॉलिनोमियल फंक्शन जानना पड़ेगा। ये इसकी तरह नहीं बिहेव कर रहा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ईमानदारी से बताना, ठीक है? ये बात समझ में आती है सबको? मैंने ये लिख दिया हमेशा नहीं बट इन वैल्यूज के लिए। सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ, सुनते जाना आराम आराम से, ये ठीक है? एक बात बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी? अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लिखूं, पहले लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ए एक्स की पावर 5 बी एक्स की पावर 4 ऐसे करते करते एफ और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? सर इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 5 ही होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी टर्म अभी भी इसके अंदर ही प्रेजेंट है, अभी भी सबसे बड़ी टर्म इसी के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर तो है नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, ये समझ में आता है कि इसकी डिग्री, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसकी डिग्री 5 होगी। एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स कितने होते हैं? सर रूट्स भी इसके 5 ही हो सकते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो उसके 2 ही रूट्स आते हैं क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक सॉल्व करते हो तो 3 ही रूट्स आते हैं। तो ये पावर या डिग्री 5 का पॉलिनोमियल, इसके रूट्स कितने होंगे? 5। ठीक है, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, जैसे मान लो आपको ये पता होगा, क्या ये एक क्वाड्रेटिक है? ध्यान सुनना, है ना? है ना? मैं आपको इसके रूट्स निकालने के लिए बोलूं तो, एक पुराना कॉन्सेप्ट कक्षा 11वीं का, मैं अगर आपको इसके रूट्स निकालने के लिए बोलूं तो ऐसे करोगे? सर हम एक काम करेंगे है ना, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 2x माइनस 1, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक आ गया 2x माइनस 1 और एक आ गया 3x माइनस 1 बराबर 0। यहां से रूट्स आ गए 1/2 एंड 1/3। 2 और 3 नहीं है बेटा इसके रूट्स। इसके रूट्स आप बोलोगे कि कौन कौन से रूट्स हैं? 1/2 और 1/3। एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूं, मैं इसको राइट साइड में फैक्टराइज करके लिखना चाह रहा हूं, फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ रूट। मतलब मैं इधर लिखना चाहता हूं, एक रूट है इसका 1/2 और एक रूट है इसका 1/3। क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या इसका सही लिखा हुआ है ये? तो आंसर इज सर नो।
जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को राइट साइड में उसके रूट्स के टर्म्स में फैक्टराइज करके लिखो तो जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट होता है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको यूज करनी थी। क्या अब बताओ ये सही लिखा हुआ है क्या? हाँ सर अब सही है, आप चाहो तो चेक कर लो, यहां पे मल्टीप्लाई करके देख लो। समझ में आया? हाँ, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, ये यही लिखा हुआ है। मतलब दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, ये दोनों हमेशा बराबर है। हमेशा हमेशा गणित में कैसे लिखा जाता है? फॉर ऑल। और जो चीज फॉर ऑल के लिए लिखी जाती है वो क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। जो बातें मैंने बोली वापस रिपीट कर देता हूं, किसी भी पॉलिनोमियल को राइट साइड में अगर आप उनके रूट्स के टर्म्स में फैक्टराइज करके लिखते हो, रूट्स वो वैल्यूज होती है जिसपे ये पूरी चीज जीरो हो रही हो, है ना। और लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है वो यहां जरूर आता है। जनरली 90% केसेस में लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, तो आपको यहां पे 1 देखने की आदत पड़ी हुई है, पर वो सही आदत नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। और एक बार ये दोनों हमेशा के लिए बराबर हो गए, सिर्फ 1/2 और 1/3 के लिए नहीं। आप x की जगह चाहो तो 5 रख के देखो, यहां 5 यहां 5। आप x की जगह चाहो तो 7 रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। तो जो चीज हमेशा बराबर होती है, जो हमेशा सत्य होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना। बस यही चीज मैं यहां अब आपको बताने वाला हूं। एक बात बताओ, इसके रूट्स कौन कौन से हैं इसके? सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉलिनोमियल है ना, ये 1 पर 0 हो रहा है। देखो ध्यान से कैसे, क्योंकि अगर आप इसमें x बराबर 1 डालोगे तो ये बन जाएगा p ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर, और p ऑफ 1 आपको 1 दे रखा है माइनस 1 स्क्वायर, 0 हो गया। अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये बन जाएगा सर p ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर, और p ऑफ 2 आपको 4 दे रखा है माइनस 2 स्क्वायर, तो ये भी 0। तो मैंने कहा इस पॉलिनोमियल के मुझे वो 5 रूट्स बताओ कौन कौन से हैं। कि ये पॉलिनोमियल, ये जो आपने पूरा लिखा है ना, जिसको आप बोल रहे हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, इसके रूट्स कौन कौन से हैं? तो इसके रूट्स हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 इसके रूट्स हैं, है ना। ये 5 क्या है? इसके रूट्स है ना। क्योंकि सर इसमें 1 रखने पर ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जा रही है, 2 रखने पर 0 हो जा रही है, 3 रखने पर 0 हो जा रही है। लास्ट स्टेप, अगर आपको पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल के 5 रूट्स ये हैं, ध्यान सुनना, 1 2 3 4 और 5, तो आप इस पॉलिनोमियल को राइट साइड में फैक्टराइज करके लिख सकते हो क्या? इस पॉलिनोमियल को राइट साइड में क्या फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, एक फैक्टर आएगा x-1, एक फैक्टर आएगा x-2, एक फैक्टर आएगा x-3, एक फैक्टर आएगा x-4, एक फैक्टर आएगा x-5, एंड वी आर नोन दैट कि लीडिंग कोफिशिएंट a है, तो ऐसे, है ना। कैसा लगा? इस पॉलिनोमियल की ये रे 5 रूट। सर आप इसको रूट कैसे बोल रहे हो? क्योंकि x की वैल्यू 1 2 3 4 5 में से कुछ भी डालोगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड 0 हुई तो भाई साहब ये इसके रूट्स ही तो हुए। अब जो आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि एक पॉलिनोमियल के पांचों रूट्स अगर आपको पता चल गया, डिग्री 5 है, इससे ज्यादा रूट्स हो नहीं सकते, तो पांचों के टर्म्स में फैक्टराइज कर लिया। सर ये कहां से आया? अरे मैंने कहा तुझे ये थोड़ी पता है कि px का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है ना। खत्म। एक जानकारी और दे रखी है आपने जिसका अब तक यूज नहीं किया, p ऑफ 0 बराबर -1 है। आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो यहां बनेगा p ऑफ 0 दैट इज -1, ये आ जाएगा 0, यहां आएगा a, यहां पे 0 रखोगे ये बनेगा -1, ये बनेगा -2, ये बनेगा -3, ये बनेगा -4, ये बनेगा -5। ध्यान से देखो सर, ये 5 बार है तो ये लिखा हुआ है -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, ये वाली चीज, और ये आ गया -1, तो a की वैल्यू आ रही है 1/120। चलिए जी, वाव सिचुएशन आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह 120, अब अगर आपको p ऑफ 6 चाहिए तो आप x की वैल्यू 6 पुट कीजिए, तो p ऑफ 6 माइनस यहां पर आ जाएगा 36, यहां पर 120, यहां पर 6 डालोगे, 6 में से 1 गया 5, यहां 6 डालोगे सर, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, ये पूरा 120/120 सर, ये 1 लिखा हुआ है। तो यहां से आपके पास में p ऑफ 6 ये इधर आएगा राइट साइड में, ये आ गया 37। कितना आ गया? p ऑफ 6 कितना आ गया बेटा? 37।
कितना आ गया दोस्तों? P ऑफ 6 37। अगर मान लो इसी केस में मैं आपसे P ऑफ 8 पूछ लूं तो P ऑफ 8 भी आप निकाल सकते हो। आप कुछ भी पूछो सर। अब तो मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज P ऑफ 8, चलो भैया, तो P ऑफ 8 माइनस 64, यहां पर 1/120, यहां पर 8 रखोगे ये हो जाएगा 7, यहां पर 8 रखोगे सर ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा सर 4, ठीक है, 7 6 5 4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। मेरे ख्याल से आप P ऑफ 8 निकाल सकते हैं, है ना। तो ये थी कहानी, और ये वो वैरायटी है जो आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। दिस इज द वैरायटी वेयर, जहां पर आपको सॉल्यूशन मैंने एक बार समझा दिया कि ऐसे देखना होता है भाई, समझ में? ऐसे आपको एक ऑब्जर्वेशन लानी होती है, ठीक है। और जो जो बातें आपको बोली सारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पी एक्स हमेशा एक्स स्क्वायर के बराबर है। कहां है पी एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर? जो आपका पी एक्स निकल के आया है एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। पी एक्स दिस थिंग प्लस एक्स स्क्वायर है ना। इसको बोलते हैं सर एक चैलेंजर सवाल और एक कुछ नई चीज सिखाने वाला सवाल। ये हम पहले नहीं सोच पाए थे, और अगर हम यहां चल पड़ते सर ये रास्ता तो बहुत लंबा है। आपको नहीं विश्वास होता तो भाई आप कैलकुलेट कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम एंड यू वांट टू मैच, कि भाई हम जानना चाहते हैं कि गणित दो मोड़ों से, एक रास्ता जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ रहा है और एक रास्ता जो सीधा हमें वहां तक पहुंचा रहा है, क्या वो दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंच रहे हैं? तो आंसर इज यस। ABCD इसके सारे सही आएंगे, निकाल लेना आप। इनफैक्ट सबसे पहले तो ए ही निकालो। हमने क्या बोला, लीडिंग कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे हिसाब से? सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट सर 120 आएगा, सॉरी 1/120। तो आप यहां पे चेक कर लेना, इसमें भी ए की वैल्यू 1/120 ही आएगी, ठीक है। और ऐसे सवालों को ये क्या, इसको क्या लिखते हैं सर? न्यू टू मी कैटेगरी, समझ में आया? न्यू टू मी, आपने एक बार बता दिया, अब इसमें वापस वही इतनी बार बताने के बाद में और इतनी बार जदोजहद करने के बाद में कि सर हमें कैसे सोचना है। अरे भाई मैंने एक बार सोच के दिखाया ना, ये सामने एक्सप्लेनेशन पड़ा तो है, इसको दिमाग में रख, ऐसा कुछ आए वापस इस एक्सपीरियंस को यूज करना, सेम कैलकुलेशन सेम ऑब्जर्वेशन सारी चीजें करते हुए सेम तरीके से आंसर तक पहुंच जाओगे। दिस इज न्यू टू मी कैटेगरी, और जितने जितने आप न्यू टू मी कैटेगरी के सवाल आपके दिमाग में याद रहेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, समझे? बोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शंस। एक सवाल और देने की इच्छा हो रही है। दिस इज जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का सवाल है, एक और दे दूंगा। ऐसे ही मन मानता नहीं मेरा, और तो क्या करूं। वैसे मुझे भी पता है कि मैं अगर पॉलिनोमियल पे इतने सारे सवाल करवाऊंगा तो आगे हमारे फंक्शन मेन वाले बच्चे हुए हैं, बट दिस इज जो कल पूछा गया है, और मैं आपको हर सवाल के माध्यम से, अब बाकी तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं बिकॉज उसमें क्लास 11th लगेगी, बट ये तो भाई पॉलिनोमियल है, ये आप करके आइएगा, ठीक है। यस, इन नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस दैट इज गिवन एज होमवर्क, ठीक है। एक छोटी सी चीज और देख लो, सिर्फ नाम है, समझ में आया? सिर्फ नाम, हाँ होमवर्क है। बस नाम देखना है। अगर आपको भी बोले कि रैशनल फंक्शन, जैसे आप रैशनल नंबर बोलते हो ना कि इंटीजर अपॉन इंटीजर, P अपॉन Q टाइप्स, वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो तो वो एक रैशनल फंक्शन बन जाता है। कोई भी दो पॉलिनोमियल डिवाइड कर दो, बस ये डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल जीरो नहीं होना चाहिए, वो वाले एक्स आपको हटाने पड़ेंगे। दैट इज ऑलवेज ट्रू, जहां भी डिनोमिनेटर आएगा वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए भाई। कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी कहानी चल रही हो, कोई सी भी इक्वेशन हो, कोई सा भी सॉल्यूशन हो, कहीं पर भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज रैशनल फंक्शन? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इतना ही लिख लेना एक एग्जांपल। व्हाट इज इररेशनल फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जो कि किसकी मदद से बना हो? एक्स की मदद से ही बना हो, परंतु उसमें पावर जो है वो कैसी जा रही है? परंतु उसमें पावर जो है वो कैसी जा रही हो? पावर जा रही है सर हमारे पास में, पावर जा रही है सर हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा, फ्रैक्शन में पावर चलेगी। जैसे ये लिखा हुआ रूट एक्स, दिस इज इररेशनल फंक्शन। यहां पे x की पावर 11/2 ये लिखने का तरीका है, ठीक है। x की पावर 11 का रूट मतलब हाफ, तो ये x की पावर क्या लिखी हुई है? 11/2। तो जहां पर x की ऐसे अजीब अजीब पावर्स आने लगे तो उसको हम बोलते हैं इररेशनल फंक्शन। डन। सिर्फ नाम है,
ना मैंने इनकी डोमेन बताई, ना रेंज बताई, बस ये आपको ऐसे नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। बस फटाफट मैं आपको डिब्बी पकड़ा दूं ठीक है, जो डिब्बी आपको अपने पास रखनी है। आई होप आपने ये वाले इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली होगी, इसको हटाने का वक्त आ गया है। ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे और डोमेन वाले सवाल आपके सामने थे। आसान आसान सवाल है, वी नो। कुछ और सवाल ऐड किए गए, इतने दिए थे, उसके बाद में 25। इस वैरायटी का एक सवाल क्लास में कर चुके हैं, 26। ये थोड़ा सा अपने आप में आप बोल सकते हो थोड़ा चैलेंजिंग है, ध्यान से देखोगे तो चैलेंजिंग है ही नहीं, ठीक है, गायब हो जाएगा। देन वी हैव 27, 28, 29, 29 बोले तो 29, ठीक है। एंड द होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लासेस अभी ज्यादा नहीं है, एक बार हम फंक्शंस पढ़ लें ढंग से तो सेम। और इसमें भी सेट्स एंड रिलेशन, कैलकुलस कोर, फियर नो मोर, फियर नो मोर के लिए मैं यहां खड़ा हूं। सेट्स एंड रिलेशन का आप कंप्लीट कीजिएगा। और जो भी आज जेईई एडवांस के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, बिना किसी की मदद के, आपसे एक लाइन लिखी जाए उतना लिख के लाओ, पूरा सॉल्यूशन हो जाए उतना लिख के लाओ, 5 केस बनने थे आपसे 2 बने उतना लिख के लाओ, किसी की मदद मत लीजिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ, टाइम स्पेंड कीजिए, मैंने क्या बोला, टाइम स्पेंड कीजिए, सॉल्व मत कीजिए, टाइम स्पेंड। देखो कि वो क्या पूछ रहा है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तो है सवाल की खूबसूरती, यही तो है। एक बार सॉल्यूशन बता दूंगा, तुम बोलोगे सर ये तो हो गया देखते ही, तो उसके बाद अटकिए, देखिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कल मुलाकात होगी, बाय बाय, ठीक है, चलिए।